नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज का पेपर है दिसंबर 2009 का। यहाँ पर मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य लेक्चर सीरीज हुई हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत पर लेक्चर सीरीज है, तुलनात्मक राजनीति पर लेक्चर सीरीज है और भारतीय शासन एवं राजनीति पर लेक्चर सीरीज है, तो उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? तो हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका सही उत्तर होगा 1909। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। संभव है कि यह प्रश्न उस समय आयोग ने हटा दिया होगा। तो पहले का सही उत्तर होगा 1909। दूसरा प्रश्न है, वे लोग यानी नरमपंथी उन पाँवों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह कथन किसने कहा है? यानी नरमपंथी लोग उन्हीं पैरों की धूल चाटते हैं जो पैर उन्हें ठोकर मारते हैं। तो यह कथन ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम एन रॉय, बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है वीर सावरकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी माने जाते हैं और उन्होंने हमेशा नरमपंथी लोगों की आलोचना की, क्योंकि वह केवल बातें करते, उनका कहना था कि वह केवल बातें करते हैं और उदारतापूर्वक भीख की तरह स्वतंत्रता या स्वाधीनता का आग्रह करते हैं। तो इस तरह से बीजी तिलक ने उनकी आलोचना की थी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक समानता, बी है व्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है उत्तम जीवन और डी है राज्य की संप्रभुता। तो इन चारों में से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए चिंतन करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सत्य की प्रभुसत्ता। सत्य की प्रभुसत्ता किससे संबंधित है? तो यह गांधी जी से संबंधित है, यानी यह सही है। पहला प्रश्न सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है नव मानववाद। नव मानववाद अरविंद घोष से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एम एन रॉय से संबंधित है। तो दूसरा गलत होगा। यहाँ पर अरविंद घोष की जगह एम एन रॉय होना चाहिए, मानवेंद्र नाथ राय। तो नव मानववाद मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यह लेनिन का है और नव प्रजातंत्र माओ जेडोंग यानी माओ से तुंग कहिए या माओ जेडोंग कहिए, उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है सेंट थॉमस एक्विनास और डी है मैकियावेली। तो इसमें सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु ने आदर्शवाद और आदर्श और व्यवहार को इकट्ठा करके मध्य मार्ग को अपनाया और उन्होंने राजनीति के राज्य में मध्य मार्ग यानी बीच के रास्ते निकाल करके और उसके हिसाब से शासन चलाने को कहा। तो इस तरह से अरस्तु मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। छठवां प्रश्न है, एक ही समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में क्या कहलाता है? तो अगर दो व्यवस्थाओं की तुलना हो रही है तो वह तो तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है, लेकिन अगर एक ही समय में एक राजनीतिक व्यवस्था के सभी संदर्भों का अध्ययन किया जाए तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सविन्यासी उपागम, बी है तुलनात्मक उपागम, सी है संरचनात्मक उपागम और डी है व्यवहारवादी उपागम। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सविन्यासी उपागम। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? सीमित सरकार मतलब वह कुछ ही कार्य करे, तो उसका संबंध किससे है? वह उसका संबंध ऑप्शन देख लेते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, बी है न्यायिक सर्वोच्चता, सी है द्विदलीय व्यवस्था और डी है विधि का शासन। तो इसका सही उत्तर होगा शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण सीमित सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 8, अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था के राज्यों के पास रहती है। मतलब इनमें से कौन से राज्य हैं जिनमें की अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहती हैं, संघ के पास नहीं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूएसए और भारत, तो भारत में तो ऐसा है नहीं। दूसरा है यूएसए और स्विट्जरलैंड, तीसरा है स्विट्जरलैंड और भारत
और चौथा है भारत और यूके। तो जिन जिन ऑप्शन में भारत है वह ऑप्शन तो नहीं होगा, इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यूएसए और स्विट्जरलैंड ये ऐसे दो देश हैं जहाँ की अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य, प्रांत या इकाई जो भी आप कहें उनके पास रहती हैं, संघ के पास नहीं रहती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था कि कौन डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो निर्भरता सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है? पहला है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, बी है एस.ई. फाइनर, सी है वालरस्टीन और डी है कार्डोसो। तो इसमें से जो एस.ई. फाइनर है वही डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, डिपेंडेंसी थ्योरी से एस.ई. फाइनर संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 पूछ रहा है कि संसदीय व्यवस्था में की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता संसदीय व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, सी प्रधानमंत्री का नेतृत्व और डी सरकार का स्थिर कार्यकाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी सरकार का स्थिर कार्यकाल। इनमें से जो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व वह तो संसदीय व्यवस्था में पाया ही जाता है, क्योंकि सरकार जो है वह संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है, क्योंकि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी यानी सरकार का स्थिर कार्यकाल इसमें नहीं पाया जाता। प्रश्न क्रमांक 11 निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी मतलब गर्मपंथी। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बाल पाल यह तीन अतिवादी कहिए या गर्मपंथी कांग्रेस के नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरमपंथी नेता थे। तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है। इसमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है यह बताना है। ऑप्शन ए है भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बी है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, सी है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को या उनके बच्चों को उनके आश्रितों द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और डी है ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है। तो यहाँ पर नहीं जारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था कि कौन सी याचिका जारी की जाती है। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कोर्ट हवालात में रखे गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा जो याचिका जारी की जाती है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, बी है निषेध, सी है हैबियस कॉर्पस और डी है उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर होगा हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा इसमें याचिका नहीं को आपको हटा देना है। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं था, नहीं तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारों के साथ संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 कमेटियों के नाम दिए गए, समितियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीसरा है GV राव समिति और चौथा है तारकुंडे समिति। तो इन 4 में से कौन सी समिति है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी GV राव समिति, क्योंकि यह चुनाव सुधारों से नहीं बल्कि पंचायती राज से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। भारत को मृदु राज्य किसने बताया कि भारत एक मृदु राज्य है। मृदु राज्य यानी सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट स्टेट। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुन्नार मिर्डल, बी है मायरन वीनर, ऑप्शन सी है रजनी कोठारी, ऑप्शन डी है KC वियर। तो गुन्नार मिर्डल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले मृदु राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, यानी ऑप्शन ए सही होगा।
आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्न में से कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसकी जांच कौन करता है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त समिति, और ऑप्शन डी है व्यय विभाग, संघीय वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17। रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान राज्य था। रोनाल्ड रीगन ने किसे शैतान राज्य कहा? ऑप्शन ए है चीनी गणराज्य, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है ईरान, और ऑप्शन डी है लीबिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईरान। रोनाल्ड रीगन ने ईरान को शैतान साम्राज्य कहा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने है। लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था। ऑप्शन ए सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन ए सामूहिक रक्षा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19। जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है औपनिवेशिक सत्ता, ऑप्शन बी है गैरिसन राज्य, ऑप्शन सी है डोमिनियन राज्य, और ऑप्शन डी है अधिकार राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिकार राज्य या सीजोरियन स्टेट। यह उन राज्यों को कहा जाता है जो दूसरे राज्य को या पड़ोसी राज्य को अपने अधिकार में तो नहीं लेते, लेकिन अपने अधीन नहीं करते, लेकिन उनकी विदेश नीति, उनकी रक्षा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसे अपने अधीन रखते हैं, अपने वश में रखते हैं। तो 19वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिकार राज्य। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20। प्रिजनर्स डिलेमा वह परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है? यानी प्रिजनर्स डिलेमा या बंदी की दुविधा, यह इस शब्द से या इस घटना से क्या बढ़ता है? पहला है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, बी है शस्त्र नियंत्रण, सी है निशस्त्रीकरण, और डी है शांति। तो इसका सही उत्तर होगा शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा। यह प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया है, तो आप उसे यह रिपीट किया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 आपके सामने है। गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है युद्ध, बी है शांति, सी है मानवाधिकार, और डी है वातावरण। इसका सही उत्तर होगा वातावरण। गैरेट हर्डिसन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पर्यावरण ह्रास के बारे में बताया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 22। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन जो पहला सम्मेलन है वह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 67, ऑप्शन सी है 1968, और ऑप्शन डी है 1969। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1968 में मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन हुआ था। इसी के बाद से नवलोक प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 आपके सामने है। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल किसे माना जाता है? सेंट पॉल का मतलब कि किसने इसकी शुरुआत की? सेंट पॉल वह संत थे जिन्होंने की क्रिश्चियन चर्च की शुरुआत की थी, इसीलिए यह एक शब्द बन गया है। सेंट पॉल कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने वाले व्यक्ति या उसके मुख्य आधार, उसके स्थापना करता व्यक्ति। तो प्रश्न है कि नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल किसे समझा गया है? तो यह ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी है F.W. टेलर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है H. साइमन। इसका सही उत्तर होगा मैक्स वेबर। आगे देखते हैं विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्न में से किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी है चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन सी है पॉल एच एपलबी, और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स को विकास प्रशासन का
मुख्य पंडित या महत्वपूर्ण विद्वान माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? ऑप्शन ए है कानूनी सुधार, ऑप्शन बी है राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी है सामाजिक अखंडता और ऑप्शन डी है पारदर्शी प्रशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारदर्शी प्रशासन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यानी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट में ओम्बुड्समैन लोकपाल होना चाहिए, इस बात की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुधार आयोग पहला, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार आयोग दूसरा और ऑप्शन डी है संथानम कमेटी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग पहला। इसने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। पहली सूची में विचारकों के नाम है और दूसरी में उनसे संबंधित विचार हैं। प्लेटो का संबंध है दार्शनिक राजा से, फिलोसफर किंग से प्लेटो का संबंध है। दूसरा है रॉल्स का संबंध है निष्पक्षता के रूप में न्याय, यह पिछले पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद है बेंथम का संबंध उपयोगितावाद से है और उसके बाद चौथा है मार्क्स का संबंध अतिरेक मूल्य से है। तो इस तरह से हमने चारों को मिलान कर लिया है। 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28 में भी दो सूचियां दी हुई हैं। पहले में किताब का नाम है और दूसरे में उनके लेखक का नाम है। तो हमें मिलान करना है कि कौन सी किताब किससे संबंधित है। सबसे पहले है क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज का संबंध है केनेथ बूथ से, ए का चौथे से संबंधित है। उसके बाद है सिक्योरिटी कम्युनिटी, यह कार्ल ड्यूस की रचना है। इसके बाद है सिक्योरिटी रिजीम, रॉबर्ट जर्विस। और उसके बाद अंतिम में है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बाय बोजान। यानी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 आपके सामने है। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। क्लासिकी यथार्थवाद, यह किससे संबंधित है? क्लासिकी यथार्थवाद संबंधित है हांस जे मार्गेनथाउ से। तो इसका मिलान कर देते हैं। मार्गेनथाउ से संबंधित है क्लासिकी यथार्थवाद। दूसरे नंबर पर है संरचनात्मक यथार्थवाद, तो यह केनेथ वाल्टज से संबंधित है। इसके बाद है नव क्लासिकी यथार्थवाद, तो यह स्वेलर से संबंधित है। और चौथा है विवेकपूर्ण विकल्प, तो यह क्रेसनर से संबंधित है। तो इस तरह से हमने चारों विकल्पों का मिलान कर लिया है। तो 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1 यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 30 में भी दो सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। डेविड ईस्टन का संबंध किससे है? तो डेविड ईस्टन का संबंध है व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थियोरी से। उसके बाद है सी राइट मिल्स का संबंध है अभिजन यानी इलीट थियोरी से, शक्ति अभिजन इलीट थियोरी से संबंधित है सी राइट मिल्स। GDH कोल का संबंध है गिल्ड समाजवाद से, GDH कोल का संबंध है। और चौथे नंबर पर है दरिदा, तो जैक्स दरिदा का संबंध है उत्तर आधुनिकता से। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 पूछ रहा है कि 4 प्रधानमंत्री दिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और उन्हें उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे मोरारजी देसाई सबसे पहले नंबर पर आएंगे। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे इमरजेंसी के तत्काल बाद। दूसरे नंबर पर आएंगे राजीव गांधी। तीसरे नंबर पर आएंगे वीपी सिंह ने राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए बोफोर्स घोटाले को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था और उसमें उन्हें चुनाव में जीत भी मिली थी। तो तीसरे नंबर पर वीपी सिंह है और चौथे नंबर पर है चंद्रशेखर वीपी सिंह के बाद आते हैं। तो इस तरह से हमने इसका
मिलान कर लिया है 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 में 4 घटनाएं दी गई हैं और उन चारों घटनाओं का उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहली घटना दी हुई है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी 1977 में। 1977 में। दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन। तो यह 1969 में हुआ था, 1969 में। उस समय के कामराज ने कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर की स्थापना की थी, या 2 धड़ों में कांग्रेस बट गई थी। के कामराज के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस आर। तो 1969। इसके बाद है तीसरा, जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। तो मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी शुरुआत के ही दौर में हुई थी, 1953 में हुई थी। नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और शेख अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, या कहिए कि देश से अलग करने का चार्ज इनके ऊपर लगा था, इसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में इनकी गिरफ्तारी 1953 में हुई थी, शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। इसके बाद चौथा है इंडो सोवियत संघ पर हस्ताक्षर। तो यह हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी के समय या उसके थोड़ा सा पहले 1971 में। 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब इन्हें हम व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले होगा जम्मू कश्मीर 1953, शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी 1953 यानी 3। उसके बाद होगा 69 कांग्रेस का विभाजन यानी 2। फिर उसके बाद होगा 3, 2, 4 और 1। 3, 2, 4 और 1 यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से 32वें प्रश्न को हमने हल कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33। ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसमें 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, इन चारों को उनके क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी राष्ट्र का एकीकरण होता है सबसे पहले। उसके बाद उस राष्ट्र में औद्योगिकरण किया जाता है उत्पादन के लिए। तीसरे नंबर पर होता है राष्ट्रीय कल्याण, जो उद्योगों से प्राप्त धन है या उद्योगों से प्राप्त सामान है उससे जनता के बीच में वितरित किया जाता है और उससे राष्ट्रीय कल्याण होता है। और चौथे नंबर पर है प्रचुरता यानी समृद्धि। तो इस तरह से इसका सही क्रम होगा 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3 यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 34 आपके सामने है। यहाँ पर दिया गया है 4 संधियाँ दी गई हैं जिन्हें कि यूरोपीय यूनियन के गठन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन चारों संधियों का कालानुक्रम क्या है, किस वर्ष इनका ये संधियाँ हुई थी और इन्हें उस कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है एम्स्टर्डम की संधि। एम्स्टर्डम की संधि कब हुई थी? 1997 में। 1997 में। उसके बाद है मैस्ट्रिच की संधि। मैस्ट्रिच की संधि हुई थी 1992 में। इन संधियों के कारण एक एक करके जो वर्तमान में यूरोपीय यूनियन का स्वरूप हम देख रहे हैं वह एक एक करके सामने आया है। तो सबसे पहले मैस्ट्रिच की संधि हुई थी, उसके बाद एम्स्टर्डम की संधि हुई थी, उसके बाद नाइस की संधि हुई थी। नाइस की संधि हुई थी 2001 में। 2001 में। और उसके बाद चौथे नंबर पर है संवैधानिक संधि जो कि हुई थी 2004 में। 2004। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 में भी 4 घटनाएं दी गई हैं जो कि राष्ट्रीय, राज्य या फिर नेशन स्टेट के उद्विकास में सहायक है या उससे संबंधित है। तो ये चारों घटनाएं कब हुई हैं, चारों संधियां कब हुई हैं यह बताना है, उनको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का है 1814-15 में यह हुई थी। वियना कांग्रेस 1814-15 में, जबकि नेपोलियन का साम्राज्य समाप्त हुआ था। और उसके बाद से दूसरे नंबर पर है पेरिस पीस ट्रीटी। पेरिस पीस ट्रीटी हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 में।
तीसरे नंबर पर है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये 1688 का है। 1688 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। और चौथा है ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट 1713-14 में, तो 1713-14 में ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट हुई थी। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कौन पहले हुआ था। तो ऑप्शन होगा 4, 1, सॉरी सबसे पहले 3 होगा, 3, 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1 और 2 यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 36 के पहले दिया हुआ है कुछ निर्देश 36 से लेकर 45 तक, जिसमें कि यह कहा गया है कि 36 से लेकर 45 तक प्रश्नों में 2 कथन है। पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है, और उसके आधार पर हमें ऑप्शंस को चुनना है। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए, बी, सी, डी। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जेएस मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका कारण क्या दिया गया है? कारण है कि स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों में से निवेदन के लिए उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो पहला कथन जो है वह है, जेएस मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है, जब तक कि वे ऐच्छिक, अनौपचारिक और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना हैं। इसका कारण बताया गया है कि स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में, यानी पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है और दूसरा कथन पहले कथन का सही कारण है। तो इस तरह से ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 37, अगला प्रश्न है, गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन करता है। तो यह कथन सही है। इसका कारण है, सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की नैतिक सर्वोच्चता को दिखाना है। यह कथन भी सही है और ए का सही कारण है, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 38 है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। इसका कारण क्या दिया गया है? कि उसे यह शक्ति दी गई है क्योंकि वह नाम मात्र का शासक नहीं है। तो वास्तव में भारत का राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश को वापस कर सकता है और उसे यह शक्ति दी गई है, लेकिन यह उसका सही कारण नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। पहला कथन सही है। पहला कथन सही है क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनः विचार के लिए वह भेज सकता है। और दूसरा कथन, उसे यह शक्ति दी गई है क्योंकि वह नाम मात्र का शासक नहीं है। वास्तव में भारत का राष्ट्रपति तो नाम मात्र का शासक है, लेकिन उसे यह शक्ति इसके लिए दी गई है जिससे कि मंत्रिमंडल की तानाशाही न चले, बल्कि मंत्रिमंडल को भी दोबारा विचार का अवसर मिल सके। तो इस तरह से 38वें का सही उत्तर होगा सी, यानी कथन ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। उसे यह शक्ति इसके लिए नहीं दी गई है, बल्कि इसके लिए दी गई है क्योंकि वह मंत्रिमंडल की तानाशाही को रोक सके। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39, राज्य तंत्र के अभिशासन में मौलिक अधिकारों को मौलिक समझा जाता है और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्याय संगत बनाया गया है। इसका कारण है, नागरिक अधिकारों को महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकार नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्याय संगत नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा। पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 है, आमंड द्वारा अपनाया गया व्यवस्था विश्लेषण डेविड ईस्टन की तुलना में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। इसका कारण है, आमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण विकसित किया। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि आमंड ने नहीं बल्कि डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण को विकसित किया था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की तरफ।
प्रश्न क्रमांक 41 आपके सामने है। नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है, परंतु वो लोकतंत्रीकरण के रास्ते में भी रुकावट हैं। इसका कारण है प्रजातंत्र को नौकरशाही की जरूरत नहीं है। तो पहला कथन सत्य है, किंतु दूसरा यानी आर गलत है, क्योंकि नौकरशाही को प्रजातंत्र के लिए नौकरशाही आवश्यक है। प्रजातंत्र को नौकरशाही की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42। विटले परिषद भारत में बनाई गई हैं। इसका कारण है कि परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का अधिकार प्राप्त है। तो विटले परिषद भारत में बनाई गई हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर ऑप्शन सी चुनना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 43, यहाँ पर भी दो कथन दिए हुए हैं। लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। इसका कारण है संविधान की कार्यशैली का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। तो लोकायुक्त सभी राज्यों में स्थापित नहीं किए गए हैं। अभी तक केवल 17 राज्यों में ही लोकायुक्त स्थापित हो सके हैं, यानी पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। इस तरह से ऑप्शन डी को चुनना पड़ेगा। ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी को चुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 है, शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत होता है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य प्रमुख अभिनेता या प्रमुख करता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सत्य हैं, किंतु दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर चुनना होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 45। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रयास किया है। यह कथन सत्य है। और भारत अपने नाभिकीय अस्त्र राज्य दर्जे को भारत अमेरिका नाभिकीय समझौते के जरिए वैध करना चाहता है। तो यह कथन गलत है। पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है। इस तरह से ऑप्शन सी चुनना होगा। तो आपने देखा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 45 तक हमने सभी प्रश्नों को हल किया। आगे 46 से लेकर 50 तक कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न है, जो कि यहाँ पर हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इसे स्वयं से कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो या जिज्ञासा हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महादेव।